आनंद मोहन जी बेचारे जेल से निकलने के लिए कहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ गए, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने सही कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई ये एहसान जताना चाहे और मैं दब करके रह जाऊँ तो ये संभव नहीं है। क्या हालत हो रही है चेतनानंद की। आरजेडी एक वैसी पार्टी है जो जात पात में सिमट करके ही काम करती है, जाति पार्टी करने वाली पार्टी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक राजू सिंह जी हैं। राजू सिंह जी, आरजेडी में क्या हो रहा है? सुधाकर सिंह, चेतनानंद पहले, आनंद मोहन, ये इसको लेकर कार्रवाई करने की बात चल रही है। देखिए, आरजेडी में क्या हो रहा है मैं आरजेडी के इंटरनल मामलों में नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि आरजेडी तो पहले से ही कुछ लोगों को टारगेटेड करके उनके साथ में रह करके उससे समाज के वोट को एकत्रित करने का काम किया जाता है। जिस तरह से पहले हमारे एक रघुवंश बाबू थे, जगता बाबू थे, पूरे स्वर्णों को गाली दो, बुरा बाल साफ करो की बात करता है, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदे लोग को ला करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकता। आज भी वही स्थिति थी, लेकिन उस स्थिति में अब नए जमाने के लोग हैं, वो थोड़ा अपनी बात को रखते हैं। सुधाकर जी ने क्या गलत किया था, क्या गलत बात की थी? पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के ऊपर ही तो उन्होंने आवाज़ उठाया था, और देखिए सुधाकर जी का क्या हाल हुआ। आनंद मोहन जी बेचारे जेल से निकलने के लिए कहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ गए, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने सही कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई ये एहसान जताना चाहे और मैं दब करके रह जाऊँ तो ये संभव नहीं है। क्या हालत हो रही है चेतनानंद की। आरजेडी एक वैसी पार्टी है जो जात पात में सिमट करके ही काम करती है, जाति पार्टी करने वाली पार्टी है, और वैसे पार्टी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा। अगर मुझे अपने बीजेपी के बारे में आप कुछ पूछे तो मैं। जिस तरीके से राजपूत नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, आप राजपूत समाज से भी आते हैं। देखिए, ये कोई राजपूत और भूमियार बात नहीं है, वो टारगेट स्वर्णों के साथ किया जाता है, वहाँ हमेशा से किया गया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो थोड़ा सा भी जिनके पास मोरालिटी होगी, वैसे लोग तो स्वर्ण समाज के आरजेडी के पास नहीं जा पाएंगे। अटकलों का बाजार गर्म है, कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जेडीयू या बीजेपी में जा सकते हैं, तो आपका क्या कहना है? मैं अभी आनंद मोहन जी के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि उनसे मेरी मुलाकात नहीं है, बात नहीं है। जेल से निकले हैं, उसके बाद से तो हर जगह पे वो लालू चालीसा और नीतीश चालीसा ही गाया कर रहे थे। अब पता नहीं इधर क्या हुई है, कुछ बात हुई थी और उसके एक सप्ताह बाद में मनोज झा वाली व्याख्यान पे उनका मैंने कुछ सुना है, इसलिए उस मामले में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। आरजेडी तो समर्थन कर रही थी मनोज झा का, अपने विधायक पर कह रही थी कि कार्रवाई कर देंगे चेतनानंद पर। देखिए, आरजेडी किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है। आरजेडी देखती है कि हमको वोट का लाभ कहाँ से होना है, और जहाँ वोट का लाभ होना है वहाँ किसी की बलि चढ़ा देती है, चाहे वो कोई भी हो। लास्ट मोमेंट में आपने देखा रघुवंश बाबू के साथ क्या हुआ। एक मजबूत स्तंभ आरजेडी के माने जाते थे बिहार नहीं हिंदुस्तान के लिए, लेकिन उनके साथ भी आरजेडी वाले ने क्या किया। इसलिए आरजेडी को सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है। उनके पास न तो इमोशन है, न सेंटिमेंट है, सिर्फ वोट के लिए कोई भी काम करते हैं। अच्छा, जो ये नेता हैं, इनका स्वागत क्या बीजेपी में किया जाएगा? अगर आना चाहे तो व्यक्ति। देखिए, शीर्षक नेतृत्व का मामला है, ना मैं उस जगह पे हूँ। मेरी अपनी राय है कि अगर सबों चीज़ को सुधार करके अगर वो यहाँ आते हैं तो पार्टी किस रूप में लेती है, क्योंकि पार्टी अभी एक अलग लाइन पकड़ी हुई है, जिसमें आप जानते हैं आनंद मोहन जी किस केस में जेल के अंदर थे। पार्टी ने वो लाइन पकड़ी कि किसी भी तरह से एक दलित के साथ में अन्याय हुआ, वो मारे गए, तो उस पर पार्टी का क्या राय होगा, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे लोग इसे बता पाएंगे। मेरा बोलना इसमें जल्दीबाजी होगी। जब अमित शाह आने वाले हैं बिहार, कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर में आने वाले हैं, क्या रणनीति है आप लोग की? नहीं, वो अमित शाह जी आ रहे हैं, 5 नवंबर को प्रोग्राम फिक्स है, और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार। बिल्कुल, और मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी है उत्तर बिहार की, और मुजफ्फरपुर से ही कम से कम 10 जिले का पूरा ये शुरू होता है, तो मुजफ्फरपुर से आगाज़ है पार्टी का, और अमित शाह जी आ रहे हैं, तैयारी पूरी है। और आप देखिए यहाँ पे इस बार के चुनाव में जो 2024 का चुनाव होने वाला है, ये सब जितना बोल लें 2024 के मई में देखिएगा पूरा बिहार में इन लोगों का सुफरा साफ होने वाला है। जो महागठबंधन INDIA का जो सुफरा है, ये सब के सब कहाँ चले जाएंगे आप देख लीजिएगा 2024 के मई में। अच्छा, नई शिक्षक नियमावली आई है, उसका प्रारूप तैयार किया गया है नियोजित शिक्षकों के लिए। उसमें कहा गया है कि परीक्षा देंगे तभी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जिसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। बार बार परीक्षा लें, अब अंतिम समय है, अंतिम समय में परीक्षा दें। अच्छा, नीतीश जी के पास बचा हुआ क्या है? अब नीतीश जी तो दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं, तो जिस तरह से आरजेडी के लोगों के द्वारा कहा जाता है उस पर वो चल रहे हैं। और नीतीश जी
किसी भी तरह से ये ना पकड़ना चाह रहे हैं लालू जी के साथ मिलकर के कि वोट को कैसे गोलबंद किया जाए। शिक्षकों को एक हल्का सा ये दिए, लेकिन फिर उसमें लगा दिए कि किसी तरह एग्ज़ाम लिया जाए। ये तो समझ में नहीं आता कि वो लोग आप क्या समझते हैं। 2024 का चुनाव के कारण ही ना जातीय जनगणना की बात चली है। फिर से एक बार बिहार को और बिहार के बहाने पूरे हिंदुस्तान को मंडल जैसे आग में धकेलना चाहती है ये बिहार की हुकूमत। क्या ज़रूरत थी इसकी? हम लोग सबको इन्हें जातीय जनगणना का समर्थन किया था बिहार विधानसभा के अंदर। जातीय जनगणना होना चाहिए था, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, ये सरकार के लिए होनी चाहिए थी। और मैं तो उल्टा कहता हूँ, ये कैसे लोग हैं। आप देखिए, अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है आज के डेट में? अल्पसंख्यक उसको कहते हैं जिसकी संख्या कम हो। तो आज 18-20% वाले को आरक्षण मिले और जो 1% से भी कम वाले हैं वो आरक्षण से वंचित हो, उनकी भागीदारी कहीं नहीं हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, जिसको आपको आर्किटेक्चरल सर्वे के द्वारा पता चल रहा है। और वैसे जीव जंतु को बचाने के लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े विभाग काम पे लगे हुए हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो जातियाँ विलुप्त होती जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर से, माननीय नीतीश कुमार जी वैसे जातियों को बचाने का काम कीजिए, वैसे जातियों को आरक्षण देने का काम कीजिए जिनका परसेंटेज 1-2% से कम है, न कि आप 15-20% वाले को आरक्षण देने का काम कीजिए। मेरा उल्टा सवाल है उन लोगों से। ये लोग तो उल्टा काम कर रहे हैं। जो आज जनगणना से काफ़ी असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सब लोग जान चुके हैं। आप देख रहे हैं कि रोड पे सारे लोग जिनकी संख्या ज़्यादा भी है, 2%, 3%, 4%, वैसे लोग भी रोड पाए हैं कि गलत जनसंख्या की गई है। सिर्फ एक समीकरण के वोट को ज़्यादा दिखाया गया है। और किसी भी तरह से ज़्यादा हो भी तो भी इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं सार्वजनिक करने से आपसी मतभेद बढ़ेंगे और आपसी मतभेद बढ़ने से बिहार में गृह युद्ध की संभावना हो सकती है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायक है राजू सिंह। इन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में युद्ध होने की स्थिति है। जातीय जनगणना के जिस तरीके से आंकड़े आए हैं, इस आंकड़ों को जारी नहीं करना चाहिए था। आर्थिक जो आंकड़े हैं उन्हें जारी कर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए था। वहीं जिस तरीके से बिहार में राजपूत नेताओं को, जैसे सुधाकर सिंह हो, आनंद मोहन हो या चेतनानंद को टारगेट किया जा रहा था, ऐसे में साफ साफ कहना है कि एक समाज को टारगेट किया जाता है। स्वर्ण समाज को आरजेडी हमेशा टारगेट करती है और उनकी पार्टी सिर्फ वोट पर निर्भर करती है। जहां से उनको वोट मिलेगा उसी से लाभ कमाना चाहती है। तो मैं रियल लाइव सिटीज के साथ आनंद मोहन जी बेचारे जेल से निकलने के लिए कहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ गए, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने सही कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई ये एहसान जताना चाहे और मैं दब करके रह जाऊँ तो ये संभव नहीं है। क्या हालत हो रही है चेतनानंद की। आरजेडी एक वैसी पार्टी है जो जात पात में सिमट करके ही काम करती है, जाति पाति करने वाली पार्टी है।